अध्याय का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी संस्कृत साहित्य में जो लेखिका है, जो महिला लेखिका है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय है 4। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ध्यान में रख करके मुख्यतः बनाया गया है। आसान बिहार board.co.in पे जाकर के हम फ्री टेस्ट सीरीज देंगे और बोर्ड के साथ ही हम नौकरी की भी तैयारी करेंगे। इसमें हम देखेंगे ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो कंपटीशन में पूछता है। मुझे कई कंपटीशन निकालने का अनुभव प्राप्त है, उस अनुभव को मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। इस पिक्चर को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या है, महिला लोग हैं जो कि लिख रही है। हमारे यहाँ महिलाओं को देवी का स्थान प्राप्त है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो वीडियो को पॉज करो, मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक उतार लो। बहुत लोग क्या करता है, पीडीएफ लें, फ्री में पीडीएफ लें, पैसा दें, ये सब बड़ी बातें होती है। तो उसके चक्कर में नहीं रहना है, चुपचाप वीडियो को पॉज करो और यहाँ से यहाँ तक उतार लो, इसी में तुम्हारा काम हो जाएगा। तब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर देखते हैं क्या कहता है। कहता है जिस प्रकार समाज की गाड़ी पुरुषों और स्त्रियों द्वारा चलती है, उसी प्रकार संस्कृत साहित्य को समृद्ध करने में दोनों का योगदान कम अधिक के रूप में प्राप्त होता है। विशाल संस्कृत साहित्य अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा संवर्धित किया गया है। समझते हैं क्या कहता है। कहता है हमारी जो समाज की गाड़ी है, जो गाड़ी है उसमें कोई भी गाड़ी जो होता है उसमें पहिए हैं, 2 पहिए आगे हैं, 2 पहिए पीछे हैं। तो कहता है ये पुरुष और स्त्रियों द्वारा चलती है, यानी आगे का पहिया अगर पुरुष है तो पीछे का पहिया स्त्री है, या आगे का पहिया अगर स्त्रियां हैं तो पीछे का पहिया पुरुष है। सबों का समान स्थान है और समाज की गाड़ी इन दोनों के द्वारा ही चलती है। कहता है उसी प्रकार जो हमारा संस्कृत साहित्य है उसको समृद्ध करने में, समृद्ध करे तो उसको भरने में, समृद्ध व्यक्ति, समृद्ध बोले तो उसके पास सारा चीज़ है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, खाना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है और समाज में प्रतिष्ठा है। उसी तरह अगर हम संस्कृत साहित्य की बात करते हैं तो उसको समृद्ध करने में दोनों का योगदान कम अधिक के रूप में प्राप्त होता है। तो कभी स्त्रियों का योगदान अधिक हो जाता है तो कभी पुरुषों का योगदान अधिक हो जाता है। कहता है हमारा जो विशाल संस्कृत साहित्य है उसको अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा संवर्धित किया गया है। उसको अनेक कवियों की कविताओं से भरा पड़ा है, बहुत सारे शास्त्रकारों ने भी अपनी रचनाएं लिखी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है हम लोग वो देखते हैं। देखो इसमें पहला क्वेश्चन पूछेगा समाज की गाड़ी पुरुषों और डैश के द्वारा चलती है, तो आंसर हो जाएगा स्त्रियों के द्वारा चलती है। फिर पूछेगा विशाल संस्कृत साहित्य अनेक कवियों तथा डैश द्वारा संवर्धित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा शास्त्रकारों द्वारा संवर्धित किया गया है। इस तरह का 2 क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक युग में, हम लोग वैदिक युग चले जाते हैं, टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। टाइम ट्रेवल पर हॉलीवुड में बहुत मूवी बनी है, लोग समय में पीछे चले गए या समय में आगे चले गए। तो अब हम लोग टाइम ट्रेवल कर रहे हैं और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वैदिक युग जा रहे हैं। वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषि पत्नी दोनों मंत्रों की रचना करते थे। ऋग्वेद में 24 तथा अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां उल्लिखित हैं, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी आदि। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रूप से वर्णित की गई है, जिनको याज्ञवल्क्य जी आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। समझते हैं इसको। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टाइम ट्रेवल कर रहे हैं और अभी हम लोग कहाँ हैं, वैदिक युग में हैं। तो जब हम लोग वैदिक युग में टाइम ट्रेवल करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ऋषि और ऋषि पत्नी, यानी जो ऋषि हैं उनकी जो पत्नी वो दोनों मंत्र की रचना कर रहे हैं। हम लोग घूम रहे हैं वैदिक युग में तो हम देखते हैं कि दोनों मंत्रों की रचना कर रहे हैं। फिर हम क्या देखते हैं, ऋग्वेद की जो पुस्तक है उसमें 24 और अथर्ववेद की पुस्तक में 5 ऋषि पत्नियों का नाम है और उन ऋषि पत्नियों का नाम है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी। ये 5 चीज हम देखते हैं। फिर हम जब उपनिषद पढ़ते हैं तो एक उपनिषद है उसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद।
उसमें हम देखते हैं एक याज्ञवल्क्य जी हैं, उनकी पत्नी का नाम है मैत्रेयी, उसको दार्शनिक के रूप में वर्णित किया गया, यानी फिलोसफर। ठीक है। और याज्ञवल्क्य जी अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। मेरे एक सीनियर हैं, उनकी बेटी का नाम क्या है? मैत्रेयी। वो बहुत प्रभावित थे इनसे, तो इसलिए अपनी बेटी का नाम उन्होंने रखा मैत्रेयी। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि वैदिक युग में ऋषि एवं डैश मंत्रों की रचना करते थे, तो आंसर हो जाएगा ऋषि पत्नी। क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद में कितने मंत्रों की चर्चा, कितने ऋषि पत्नियों की चर्चा है, तो आंसर हो जाएगा 24। उसी तरह पूछेगा अथर्ववेद में कितनी ऋषि पत्नियों की चर्चा है, तो आंसर हो जाएगा 5। फिर क्या करेगा, 4 का नाम लिख देगा, 1 का नाम मिसिंग कर देगा और पूछेगा वो 5वीं कौन है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और डैश के नाम उल्लिखित हैं, तो आंसर हो जाएगा वागाम्भरिणी। क्या आंसर हो जाएगा? वागाम्भरिणी। अब आते हैं, पूछेगा किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रूप में वर्णित की गई है, तो आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद। क्लियर हो गया। फिर पूछेगा याज्ञवल्क्य जी किसको आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, तो आंसर हो जाएगा मैत्रेयी। या पूछेगा याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम है, तो आंसर हो जाएगा मैत्रेयी। क्लियर हो गया। इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। जनक की सभा में, अब हम लोग क्या किए, मधुरापुर से जनकपुर जाने का रास्ता शॉर्टकट है, गाड़ी से इधर से ही हम लोग जाते थे, या नहीं तो जनकपुर से। तो जनकपुर कहते हैं, जयनगर से। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी नामक विदुषी रहती थी। अभी ट्रेन भी नेपाल जा रही है जयनगर से होते हुए। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों के 150 पद जहां तहां प्राप्त हैं। उनमें श्याम वर्ण की विजयांका का प्रथम कल्प प्रमुख है। इनका समय 8वीं सदी के आसपास माना गया है। अब हम लोग टाइम ट्रेवल करते हुए जनकपुर चले जाते हैं। ठीक है। तो जब हम लोग जनक जाते हैं, जनक की सभा में, यानी भगवान श्री राम के ससुर, वहां पर एक विदुषी रहती थी। विद्वान का स्त्रीलिंग रूप हुआ विदुषी। उसका नाम था गार्गी और वो शास्त्रार्थ करने में कुशल थी। कहता है अगर हम लौकिक संस्कृत साहित्य की बात करते हैं तो इसमें 40 कवयित्रियों के 150 पद जहां तहां प्राप्त हैं, यानी टोटल 40 महिला कवि है जिसके 150 पद प्राप्त हैं, जिसमें श्याम वर्ण की विजयांका का प्रथम कल्प प्रमुख है। पद में प्रथम कल्प प्रमुख है और वो श्याम वर्ण की थी, यानी श्याम बोले तो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के कलर की थी, और उसका क्या नाम था? विजयांका। अब सवाल है कि ये किस समय की थी। अभी तो हम लोग जनक की सभा में हैं, तो 8वीं सदी, हम लोग आधुनिक काल मध्यकाल में आ चुके हैं, अभी मतलब कलयुग में आ गए हैं। तो कलयुग में 8वीं सदी के आसपास माना गया है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या सब क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन तुमसे पूछेगा जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल डैश नामक विदुषी रहती थी, तो आंसर हो जाएगा गार्गी। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवयित्रियों के 150 पद जहां तहां प्राप्त हैं, तो आंसर हो जाएगा 40 कवयित्रियों के। एक बात ध्यान रखना, इसमें वही क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है और जिसके पूछने की संभावना है। फिर पूछेगा प्रथम कल्प प्रमुख है किसका, तो आंसर हो जाएगा श्याम वर्ण की विजयांका का। फिर क्वेश्चन पूछेगा श्याम वर्ण की विजयांका का समय कब किसके आसपास माना गया है, तो आंसर हो जाएगा 8वीं सदी के आसपास माना गया है। क्लियर हो गया। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अभी हम लोग विजयांका के बारे में ही पढ़ रहे हैं, 8वीं सदी है। कुछ विद्वानों के अनुसार चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका है।
इनके बारे में लिखा गया है। नीलोत्पल दल श्यामा विजयांकाम जानते वृथेव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, अर्थात नील कमल के समान श्याम वर्ण की विजयांका को जानते हुए दंडी द्वारा उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। समझते हैं क्या सब है। कहता है, कुछ विद्वान कहते हैं चालुक्य वंश के जो राजा हैं चंद्रादित्य, उन्हीं की पत्नी का जो विजय भट्टारिका है वही विजयांका है, और इनके बारे में संस्कृत में ये चीज लिखा गया है, जिसका अर्थ है, समझते हैं। नीलोत्पल दल श्यामा, नीले कमल के समान श्याम वर्ण, यानी नीले कमल के समान श्याम वर्ण की विजयांका को जानते हुए वृथेव दंडिना दंडी द्वारा उसे सर्व शुक्ला प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। कितना आसान है, बहुत आसान है। अब हम लोग देखते हैं इससे क्वेश्चन क्या सब पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा, किस वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका है? तो आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश। क्या हो जाएगा? चालुक्य वंश। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, विजय भट्टारिका का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा विजयांका। फिर क्वेश्चन पूछेगा, इसमें दंडी द्वारा सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा विजयांका। क्या आंसर हो जाएगा? विजयांका। क्लियर हो गया? इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। विजयांका के अलावे शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रामी आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं की कविताएं प्रसिद्ध हैं। विजयनगर के राजा द्वारा संस्कृत भाषा के संरक्षण के बहुत प्रयास किए गए। बहुत अच्छा है, समझते हैं। कहता है सिर्फ विजयांका ही नहीं प्रसिद्ध है, इसके अलावा एक है शीला, दूसरी है भट्टारिका, तीसरी है देव कुमारिका, चौथी है राम भद्रांबा। ये भी दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं हैं जिनकी कविताएं प्रसिद्ध हैं। दूसरा, जो विजयनगर साम्राज्य है ये हिंदू साम्राज्य था दक्षिण भारत में। इसके बारे में हम इतिहास में पढ़ेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन इससे कंपटीशन में पूछा गया है। इसके द्वारा संस्कृत भाषा के संरक्षण के बहुत प्रयास किए गए। बहुत ही गौरवशाली इतिहास है, लेकिन मुसलमानों द्वारा आक्रमण करके इसे तहस नहस किया गया, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कहता है, क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ की संस्कृत लेखिकाओं की कविताएं प्रसिद्ध हैं? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण भारतीय। क्या आंसर हो जाएगा? दक्षिण भारतीय। फिर क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ के राजा द्वारा संस्कृत भाषा के संरक्षण के बहुत प्रयास किए गए? तो आंसर हो जाएगा विजयनगर। क्या आंसर हो जाएगा? विजयनगर। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। कहता है, 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी द्वारा मुदरे सल्तनत पर अपने पति की विजय की घटना को आधार मानकर मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की गई, जिसमें अलंकार का बहुत सुंदर उपयोग हुआ है। विजयनगर में ही 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी त्रियमलांबा ने बदराम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की। ये है, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो क्या कहता है। अभी हम लोग कहाँ हैं? विजयनगर में ही है। कहता है 14वीं शताब्दी का समय है, उसमें एक राजा थे, उनका नाम था कंपन राय, जिनकी रानी का नाम था गंगा देवी। इनके द्वारा उनके पति की विजय हुई थी, किस पे? तो मदुरै सल्तनत पर। उसी घटना को आधार मानकर एक महाकाव्य लिखा गया जिसका नाम था मधुरा विजयम। क्या नाम था उसका? मधुरा विजयम। इसमें क्या हुआ? बहुत ही अलंकार का सुंदर उपयोग हुआ है। हम विजयनगर की ही बात कर रहे हैं। इसी में 2 शताब्दी के बाद 14वीं शताब्दी में
एक राजा हुए अच्युत राय, उनकी पत्नी का नाम था त्रियुम्लाम्पा। इन्होंने वरदाम्बिका परिणय नामक एक चंपू महाकाव्य की रचना की। मैंने कहा था ना, विजयनगर एक बहुत ही समृद्ध राज था, यहाँ पर हर चीज था। चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या सब क्वेश्चन पूछता है। फालतू का बात अभी नहीं करते हैं, इतिहास जब पढ़ेंगे तो उस समय हम इसकी चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछेगा, कंपन राय की पत्नी का क्या नाम था? तो रानी गंगा देवी। फिर पूछेगा, मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना किनके द्वारा की गई? तो आंसर हो जाएगा गंगा देवी द्वारा। गंगा देवी का समय कब का है? तो याद आंसर हो जाएगा 14वीं शताब्दी। क्लियर हो गया, इससे इतना ही पूछता है। फिर पूछेगा, वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना किसने की? तो आंसर हो जाएगा रानी त्रियुम्लाम्बा ने की। क्लियर हो गया। फिर क्वेश्चन पूछेगा, रानी त्रियुम्लाम्बा का समय कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा 16वीं शताब्दी है। क्लियर हो गया, इससे बाहर नहीं पूछेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कहता है, आधुनिक भारत में पंडित छमाराव 1890 से 1953 नाम की विदुषी बहुत प्रसिद्ध है। विदुषी ने अपने पिता शंकर पांडुरंग के जीवन पर शंकर चरित्रम की रचना की। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति आदि गद्य पद्य की रचना की। वर्तमान काल में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि के नाम उल्लिखित हैं। तो समझते हैं क्या सब है। अब हम लोग आधुनिक काल आ गए। ठीक है, हिस्ट्री में हम पढ़ाए हैं आधुनिक काल का समय कब माना जाता है। 10वीं क्लास के इतिहास का ये क्वेश्चन है, जाकर के इतिहास की मेरी वीडियो देखो और वहाँ जाकर के पढ़ो। तो कहता है, जब आधुनिक भारत का समय शुरू होता है तो एक व्यक्ति है पंडित छमाराव। क्या नाम है? पंडित छमाराव। ये क्या है? महिला है। विदुषी बोले तो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। ये बहुत प्रसिद्ध है। इसी विदुषी के पिता हैं, उनका नाम है शंकर पांडुरंग। क्या नाम है उनका? शंकर पांडुरंग। उसने अपने पिता के जीवन पर शंकर चरित्रम की रचना की है। ठीक है, यही विदुषी जिसका नाम क्या है? पंडित छमाराव, ये गांधी दर्शन से भी प्रभावित होती है, क्योंकि आधुनिक काल में गांधी जी आ चुके थे। उन्होंने लिखा सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा और ग्राम ज्योति, बहुत सारे गद्य पद्य की रचना की। और कहता है, अगर हम वर्तमान काल की बात करते हैं तो उसमें पुष्पा दीक्षित एक नाम है, एक नाम वनमाला कर भवालकर है, तीसरा नाम है मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि के बहुत के नाम उल्लिखित हैं। यानी आज बहुत सारे लोग कविता या गद्य और पद्य की रचना कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछ देगा, वर्तमान काल में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर डैश के नाम उल्लिखित हैं। तो आंसर हो जाएगा मिथिलेश कुमारी मिश्र। क्या आंसर हो जाएगा? मिथिलेश कुमारी मिश्र। फिर पूछेगा, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति गद्य पद्य की रचना किसके दर्शन से प्रभावित है? तो आंसर हो जाएगा गांधी दर्शन से। क्या आंसर हो जाएगा? गांधी दर्शन से। फिर क्वेश्चन पूछेगा, आधुनिक भारत में कौन विदुषी बहुत प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा पंडित छमाराव। क्या आंसर हो जाएगा? पंडित छमाराव। फिर क्वेश्चन पूछेगा, किसके जीवन पर शंकर चरित्रम की रचना की गई है? तो आंसर हो जाएगा शंकर पांडुरंग के जीवन पर। क्लियर हो गया, इससे इतना ही क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट देंगे। कहाँ पे टेस्ट देंगे? तो asanbiharboard.co.in पे जाकर के टेस्ट देंगे। लैपटॉप पे ऐसा दिखेगा और मोबाइल पे ऐसा दिखेगा। बहुत जल्द हम लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की भी श्रृंखला लाने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो asanbiharboard.co.in पे जाकर के टेस्ट को देते हैं।